ये कहानी है काव्या की। काव्या अपने ससुराल में पति जतिन, सास हेमा और ससुर किशोर के साथ रहती है। काव्या वैसे तो रूप रंग से बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन उसमें एक कमी होती है कि वो एक वक्त पर कोई एक काम ठीक से कर ही नहीं पाती। कैसे, आप खुद ही देखिए। एक सुबह, अरे ओ हुर की परी, कहाँ मटक मटक कर जा रही है? सुन, तेरे ससुर जी के कमरे में वो कांच का गुलदस्ता गलती से मेरे हाथ से टूट गया। तू जाकर वहां फर्श पर पड़े सारे कांच के टुकड़े समेट ले और वहां पर झाड़ू लगा दे। वो बगीचे में घूमने गए हैं, व्यायाम करके आते ही होंगे। ओके सासू माँ, मैं झाड़ू लगा दूंगी। फिर काव्या ससुर जी के कमरे में जाकर झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी उसे अपनी सहेली अंकिता का वीडियो कॉल आता है और वो उस फोन को उठा लेती है। हाय अंकिता, बोल, आज यूं सवेरे सवेरे कैसे याद आई मेरी? अरे काव्या, मैंने कल रात को ये नए ड्रेसेस लिए हैं, इन्हें देखना जरा और बता मुझे कौन सा मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। हेलो हेलो, अरे अंकिता, तेरी आवाज नहीं आ रही। लगता है ससुर जी के इस सड़े हुए कमरे में नेटवर्क ही नहीं है, मुझे बाहर जाना होगा। काव्या झाड़ू लगाने का काम आधा अधूरा छोड़कर अपनी सहेली से वीडियो कॉल पर बात करने बाहर चली जाती है। थैंक यू सो मच यार काव्या, तूने मुझे एकदम सही तरह से बताया कि ये पिंक और ब्लू वाला ही सुंदर है। मैं इस ऑफ वाइट वाले को वापस लौटा दूंगी। चल अब मैं रखती हूँ फोन, बाय। हाँ अंकिता, बाय, बाद में बात करते हैं। काव्या वीडियो कॉल कट करती है और देखती है कि बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा है। अरे ये क्या, काले बादल, लगता है बारिश आने वाली है। चलो चलो, मैं जल्दी से इन कपड़ों को घर के अंदर ले जाती हूँ, वरना ये सारे यही भीग जाएंगे। काव्या फटाफट उन कपड़ों को निकालकर बास्केट में भरने लगती है। तभी उसे याद आता है, ओह नो, मेरा फेवरेट चैनल टून्स बाय जीजे, उस पर आज का नया वीडियो आ गया होगा। मुझे वो जाकर देखना ही है और मैं ही आज फर्स्ट कमेंट करूंगी। वीडियो देखने और पहले कमेंट करने की एक्साइटमेंट में काव्या कपड़े वहीं पर छोड़ देती है और अपने कमरे में जाकर मजे से फोन पर टून्स बाय जीजे का वीडियो देखने लगती है। अब ये देखना मजेदार होगा कि आखिर सास अपनी बहू को कैसे सबक सिखाती है। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, नालायक बेअक्कल लड़की, छोड़ इस फोन को। अब ये सास अपनी बहू को सबक सिखाएगी। क्या हो गया सासू माँ, आप यूं अचानक से हिटलर कैसे बन गई? चल तू पहले नीचे चल। हेमा काव्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नीचे हॉल में ले जाती है और वहां पर काव्या देखती है कि उसके ससुर जी सोफे पर बैठकर दर्द से कराह रहे थे और उनके पैर में कांच घुसने की वजह से उन्हें काफी चोट लगी थी। और दूसरी तरफ नजर घुमाने पर वो देखती है कि बाहर के सारे कपड़े बारिश के कारण भीग चुके हैं। ये तुमने क्या कर दिया काव्या बहू, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा देखो। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। अरे क्या माफ कर दो काव्या, ये तुम्हारा तो हर रोज का नाटक है। जतिन बिल्कुल सही कह रहा है। अरे 100 बार तुझसे कहा है कि एक वक्त पर एक ही काम किया कर, हर एक काम आधा अधूरा छोड़कर चली जाती है। अब देख तेरे इस कारनामे के कारण क्या हो गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सास ससुर के सामने भीगी बिल्ली बनकर काव्या ये तो कह देती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती।
अगले दिन वो जतिन का शर्ट प्रेस कर रही होती है। अरे नहीं, मुझे सासू माँ ने तो भोग प्रसाद बनाने को कहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं भूल गई और अब जाकर मुझे वो बनाना ही होगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से भोग प्रसाद बना कर आती हूँ। ये काम तो मैं बाद में कर लूंगी। अगर प्रसाद नहीं बनाया तो सासू माँ बिजली की तरह कड़कने लगेगी आज। काव्या गरम इस्त्री को जतिन के शर्ट पर वैसे ही छोड़कर रसोई में जाकर फटाफट से भोग के लड्डू बनाती है और इन सब में वहां ऊपर जतिन का शर्ट जल जाता है और हड़बड़ी में काम करने की वजह से काव्या से लड्डुओं में चीनी की जगह नमक मिल जाता है। तुम कब सुधरोगी काव्या? मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज क्लाइंट्स आने वाले हैं और ये मेरा लकी शर्ट था, लेकिन तुमने इसका भी सत्यानाश कर दिया। अरे निकम्मी बेल बुद्धि लड़की, तुझे एक बार में अपना सिर एक जगह लगाने नहीं आता क्या? एक बार में 10 जगह अपना दिमाग लगाती है। लड्डुओं में नमक डालकर इन्हें नमकीन बना दिया है इसने, बेवकूफ कही की। सॉरी सासू माँ, सॉरी जतिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शट अप काव्या, मुझसे तो तुम बात ही मत करो। जतिन काव्या से रूठ जाता है और वही हेमा भी काव्या से बात नहीं करती। एक दिन जतिन काव्या को पैसे देता है। काव्या, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो ये पैसे याद से अलमारी में रख देना, भूल मत जाना। ओके जतिन, मैं रख दूंगी, बाय। अरे बाय तो बोलो। जतिन अब तक काव्या से नाराज होता है। काव्या उन पैसों को अलमारी में रखने जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर घड़ी पर चली जाती है और उसे कुछ याद आता है। अरे नहीं, मुझे तो मेरी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना था। अगर मैं अभी नहीं निकली तो बहुत लेट हो जाएगा। चलो बाबा, जल्दी से तैयार होती हूँ। और इस चक्कर में काव्या उन पैसों को बाहर ही रखकर छोड़ देती है और वो बाहर चली जाती है। लेकिन शाम को जब वो घर पर आती है तभी घर के सभी लोग उसकी तरफ आग बबूला होकर देखने लगते हैं। क्या हुआ? आप सब मुझे इस तरह आंखें लाल करके क्यों देख रहे हैं? मैंने किसका मर्डर नहीं किया है। अब मैंने कौन सा कांड कर दिया? बहू, तेरे 10 जगह सिर लगाने की बुरी आदत के कारण आज हमें हजारों का नुकसान हुआ है। सुबह मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे काव्या, लेकिन तुम उन्हें अलमारी में रखने की जगह अलमारी के बाहर ही छोड़ गई और खिड़की खुली होने की वजह से चोर आकर उन पैसों को लेकर गया। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो काव्या। बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो जतिन, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अरे चुप कर, तू हमेशा यही बोलती है, लेकिन तुझ जैसी पागल और 10 सिर वाली लड़की पर किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तू भरोसे के लायक ही नहीं है। सॉरी सासू माँ, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तभी जतिन वहां पर वो पैसे लेकर आता है। ये क्या? ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? ये पैसे पहले से ही मेरे पास थे। जब मैं ऑफिस से आया तब ये पैसे अलमारी के बाहर ही थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने चोरी नहीं की। लेकिन तुम ही बताओ काव्या, तुम्हारा यूं लापरवाह जैसे बर्ताव करना ये तुम्हें शोभा देता है क्या? मैंने ये नाटक जानबूझकर किया था ताकि तुम्हारी घुटनों में दबी हुई अक्ल ठिकाने पर आए। सॉरी जतिन, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि एक वक्त पर 10 काम करने से कोई भी काम सही से नहीं होता और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं आप लोगों को वचन देती हूँ कि आइंदा से मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उस दिन काव्या की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन काव्या वक्त के साथ साथ
धीरे धीरे अपने सारे कामों को ठीक से पूरा करने लगती है और एक वक्त पर 10 काम पर दिमाग लगाने की जगह वो एक ही काम पर फोकस करती है। काव्या में आए इस सुधार को देखकर सभी उसे माफ करके फिर से प्यार से बात करने लगते हैं। एक दिन चंद्रलोक में रहने वाली अनाथ चांदनी और उसके साथी यूएफओ से धरती पर रिसर्च करने आते हैं। वो यूएफओ एक जंगली इलाके में उतरता है। धरती पर रिसर्च करने के लिए उनके पास सूर्यास्त तक का ही समय होता है। चांदनी और उसके साथी जंगल के अलग अलग एरिया में चले जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते चांदनी एक गांव में पहुंच जाती है और वो वापस जाने का रास्ता भूल जाती है। अरे नहीं, अगर मैं सूर्यास्त होने से पहले यूएफओ के पास नहीं पहुंची तो यूएफओ चला जाएगा और फिर सीधे 6 महीने बाद आएगा। पता नहीं मेरे साथी कहाँ होंगे। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। चांदनी अब धरती पर ही फंस जाती और चलते चलते वो एक कार के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। घबराया हुआ कार्तिक चांदनी को हॉस्पिटल की जगह अपने घर ले जाता है और घर पे ही उसकी मलहम पट्टी कराता है। अरे ये क्या, अब ये कौन सी जगह है। घबराओ मत बेटा, तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। कार्तिक और उसकी माँ मनोरमा चांदनी को सब कुछ बताते हैं कि वो उनके घर कैसे पहुंचे। थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आंटी। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे घर पर माता पिता परेशान हो रहे होंगे। उन्हें फोन करके बता दो कि तुम यहाँ पर हो। मेरा कोई नहीं है आंटी, मैं अनाथ हूँ। इस गांव में मैं किसी काम से आई थी। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर रहो। अगले दिन कार्तिक लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि तभी मनोरमा से लैपटॉप पर पानी गिर जाता है और लैपटॉप बंद पड़ जाता है। अरे नहीं, ये आपने क्या कर दिया माँ, जरा देख के तो चलती आप। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा पैर फिसल गया। अब मैं क्या करूँगा माँ, लैपटॉप तो पिछले महीने ही लिया था। इसे रिपेयर करने के अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर आज ये प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। बड़ी मुश्किल से हाथ आई थी ये नौकरी, अब मेरा क्या होगा। उनकी सारी बातें चांदनी सुन लेती है। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ कार्तिक, तुम चिंता मत करो। फिर चांदनी वो लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और अपनी शक्ति से वो लैपटॉप ठीक कर देती है। ये लो तुम्हारा लैपटॉप, देखो तो सब ठीक से चल रहा है ना। फिर कार्तिक उस लैपटॉप को चेक करता है। उस लैपटॉप को देखकर मनोरमा और कार्तिक दोनों शॉक रह जाते हैं। इम्पॉसिबल चांदनी, ये कैसे चालू हो सकता है? कौन हो तुम? मैं चांदनी हूँ। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं एक मैकेनिक भी हूँ। बकवास बंद करो चांदनी, ये काम कोई मैकेनिक का नहीं है। पानी गया हुआ लैपटॉप बस 5 मिनट में कोई कैसे ठीक कर सकता है? तुम कोई इंसान नहीं हो चांदनी, जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। चांदनी अब बुरी तरह फंस जाती है और ना चाहते हुए भी उसे अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है। क्या तुम सच में चांद से आई हो? हाँ आंटी। मतलब तुम एलियन हो? एलियन तो आप लोग हो, इसीलिए तो मैं और मेरी टीम यहाँ तुम एलियंस पर रिसर्च करने आए थे। लेकिन मैं रास्ता भूल गई और टाइम से यूएफओ तक पहुंच ही नहीं पाई और वो लोग मुझे छोड़कर चले गए और अब सीधे 6 महीने बाद ही आएंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम यहाँ हमारे घर में 6 महीने तक रह सकती हो। हाँ चांदनी, उसी बहाने से माँ को भी कंपनी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन आंटी एक बात कहूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हम लोग चांद
चांद से बनी हुई मिठाई खाते थे, लेकिन यहाँ पर तो मुझे वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा, और वहां का खाना मैं यहाँ पर प्रकट नहीं कर सकती। अरे पागल लड़की, इतना मत सोच। आज मैं तुझे मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती हूँ, फिर देखना कैसे झूम उठेगी तू खुशी के मारे। मनोरमा चांदनी को खाना बनाकर खिलाती और चांदनी वो खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या टेस्टी खाना है, मजा ही आ गया। अगर मुझे पहले पता होता तो इस खाने को मैं कल ही खा जाती। मैं तो फालतू में ही दिन भर भूखी रही। धीरे धीरे मनोरमा चांदनी को धरती की लाइफस्टाइल सिखा देती है और चांदनी को भी धरती की लाइफ जीना बहुत अच्छा लगने लगता है। अब चांदनी की वजह से कार्तिक अमीर हो गया था और उसकी दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गई थी। एक दिन उनके घर पर मनोरमा की ननद लता आती है। अरे भाभी, कौन है ये लड़की और ये हमारे घर में क्यों रह रही है? घर में एक जवान लड़का है और ये भी कुंवारी है, क्या चक्कर चल रहा है भाभी? सब ठीक तो है ना? लता की बातें सुनकर मनोरमा चुप हो जाती। तभी कार्तिक कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा बुआ जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ दिनों में शादी भी करने वाले हैं। हाय हाय, तू तो कितना बेशर्म हो गया है कार्तिक। शादी के पहले घर में लड़की को कोई लाता है क्या? अरे बुआ जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो सभी लिविंग में रहते हैं। मैंने सोचा कि बाहर रहने से अच्छा यही होगा कि अपने ही घर में इसके साथ रहो। आखिर शादी के बाद तो माँ भी यही होगी ना। हे भगवान, थोड़ा पैसा क्या आया, तुम तो पूरी तरह बदल गए कार्तिक। लेकिन भाभी, आपने इस काम के लिए परमिशन कैसे दे दी? थोड़ी तो समाज की परवाह करती है। अब मैं क्या कहूँ, बच्चों के सामने कहाँ कुछ चलता है। फिर लता वहां से चली जाती और सबकी बातें सुनकर चांदनी भौचक्का रह जाती। ये सब क्या था कार्तिक? ये आंटी मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही थी? और ये शादी एंड लिविंग, ये सब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चांदनी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बात कर दी। मैंने आंटी से कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और तुमने वो लिविंग भी कहा था। वो क्या होता है? जब कोई कपल बगैर शादी के साथ में रहता है तो उसे लिविंग में रहना बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो फिर हमारे यहाँ तो सभी लोग लिविंग में ही रहते हैं। क्या मतलब तुम भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? अरे नहीं बाबा, मुझे अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं कि जिसके साथ मैं लिविंग में रहूं। तो फिर ठीक है। क्या बात है कार्तिक, तू बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। अरे माँ, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, क्या तुम भी? अरे बेवकूफ लड़के, लेकिन तूने कुछ सोचा है क्या कि आगे लोगों से इसके बारे में क्या कहेगा? और अगर इस लता की बच्ची ने तेरी बात रिश्तेदारों में कर दी तो तेरी शादी के तो वांदे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी जी, क्योंकि मैं उनकी मेमोरी इरेज कर दूंगी। क्या तुम ये भी कर सकती हो? हाँ कार्तिक, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो, फिर तो मुझे मेरी शादी की कोई चिंता नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, चांदनी और कार्तिक दोनों के बीच प्यार का भाव पनपने लगता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते। ये प्यार भी मुझे इसी के साथ होना था क्या, जबकि ये धरती पर रहता है और मैं वहां चंद्रलोक में रहती हूँ। और ना तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ और ना ही वो चंद्रलोक आ सकता है। शायद मेरे चुप रहने में ही हम दोनों की भलाई है। दूसरी तरफ कार्तिक का भी वही हाल होता है। क्या करूं, बताऊं क्या उसे? लेकिन मैं तो एक मामूली इंसान हूं और उसके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं। उसे तो कोई भी पावरफुल एलियन मिल जाएगा। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं।
उसके वापस चंद्रलोक जाने में ही उसकी भलाई है। और इस तरह दोनों भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं बताते। और 6 महीने पूरे होने पर चंद्रिका वापस चंद्रलोक पहुंच जाती है। तुझे उसे रोक लेना चाहिए था बेटा। मैं जानती हूँ कि तू उससे कितना प्यार करता है। जाने दो ना माँ, अगर उससे मुझसे प्यार होता तो वो रुक जाती। और अगर वो भी यही सोच रही होगी तो बेवकूफ कहीं का। चल अब, उसे गए 6 महीने हो गए हैं और तू उसके प्यार में देवदास बन के बैठा है। उसी रोज रात में कार्तिक के घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने चांदनी खड़ी होती है। एक दूसरे को सामने देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हो गया तुम दोनों का रोमांस। अब तू बता चांदनी, इस बार कितने महीने के लिए आई है? मनोरमा आंटी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार तो मैं हमेशा के लिए आई हूँ। तो फिर चंद्रलोक की तरह लिविंग में रहना है या फिर धरती लोक की तरह शादी भी करनी है? माँ, क्या आप भी माँ। और इस तरह वो तीनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं।